हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मार्क एजुकेशन में। मेरा नाम विकास असवाल और आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हमें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिकेशन, नोटेशन सब कुछ समझना पड़ेगा। हो सकता है कि जो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट को उसका नॉलेज हो, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर उसका नॉलेज है तो आपको पढ़ना नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो जो तो नई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखें अगर वो पूरे चैप्टर को सही ढंग से समझना चाहते हैं। अदरवाइज स्किप किया तो लिंक एक दूसरे के साथ यहाँ पे होता है, हर किसी का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट देखिए, अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी केमिकल से घिरी हुई है। हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें केमिकल्स होता है। हम स्वेटर यूज़ करते हैं, वो नायलॉन से बनी हुई होती है, डेक्रॉन से बनी हुई होती है, वो ऑब्वियसली एक केमिकल है। बाजार जाओ तो बाजार में अगर आपने सब्जी ली तो सब्जी भी आपको एक थैले के अंदर पैक करके दी जाती है, तो वो प्लास्टिक भी क्या है, एक केमिकल है। तो हम अगर खाने पीने की चीज़ें, हमारी खाना खाते हैं, बॉडी में हमारी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर हम ये बोले कि हमारी ज़िंदगी जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई है तो कुछ गलत नहीं होगा। ओके, अब जो भी चीज़ हम स्वेटर यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक मैटर है स्टूडेंट। क्या है वो? एक मैटर है। देखिए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप चैप्टर का नाम ऊपर हेडिंग में लिख देंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और स्टूडेंट, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं? पहले मैटर का, क्योंकि मैंने अभी बोला आपके पास कि हमारी डेली लाइफ केमिकल से जुड़ी हुई है। हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से जुड़ी हुई है। तो हम जिस भी चीज़ का यूज़ करते हैं वो एक मैटर ही तो होता है। और मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होती है जिसका कुछ अपना वेट हो और कुछ वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करता है। मतलब मैटर का मतलब है विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाई। क्लास 10th में आप लोगों ने मैटर की इस डेफिनेशन को लिखा होगा, ऑक्यूपाई स्पेस विच हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। आप सम स्पेस लिख सकते हैं। अब अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको नॉलेज के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख दिया मैटर की। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम मैटर को दो टाइप से क्लासीफाई करते हैं। हम एक उसको फिजिकली और एक केमिकली, दो टाइप से इसको क्लासीफाई, क्योंकि बुक के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ताकि आप उस डायग्राम को देखें तो आप कंफ्यूज ना हो कि वो क्या है। देखिए, मैटर को टू टाइप से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक उसकी हम कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करते हैं? एक करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि मैटर की अपनी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, और एक करते हैं हम उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि मैटर की कुछ अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की स्टूडेंट क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर कैसा होगा, मतलब ये बोलने का मतलब है कि मैटर किस तरीके का हो सकता है। भाई देखिए, मैटर हमारे पास तीन तरीके का हो सकता है। कैसा हो सकता है मैटर? वो मैटर सॉलिड भी हो सकता है, वो मैटर लिक्विड भी हो सकता है, और वो मैटर कौन सी फॉर्म में हो सकता है? गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और स्टूडेंट, जो सॉलिड हैं फिजिकली, अगर हमारे पास मैटर कोई है और वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो क्यों सॉलिड फॉर्म में है, क्यों लिक्विड फॉर्म में है और क्यों गैसेस फॉर्म में होता है? क्योंकि देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट, तो वो हमेशा सॉलिड की फॉर्म को क्या कर लेता है, बना देता है। मतलब यहाँ पे सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से कैसे दिखते हैं हमें? रिजिड। मतलब जिस टेबल के ऊपर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी सॉलिड ही तो है, एक मैटर है, और कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो कैसा नेचर है उसका? रिजिड नेचर। समझ रहे हो ना? रिजिड नेचर। रिजिड नेचर का मतलब आपके पास क्या होता है? रिजिड नेचर का मतलब आपके पास होता है, देखिए हिंदी में बोला जाता है इसको दृढ़, मतलब बिल्कुल हार्ड। तो हार्ड क्यों है वो? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लिक्विड का कैसा नेचर होता है? लिक्विड का नेचर स्टूडेंट आप जानते हैं कि लिक्विड का फ्लो का नेचर होता है। आप एक गिलास पानी को लीजिए, उसको जमीन पे फेंक दीजिए तो वो लिक्विड क्या करने लगेगा? फ्लो करने लगेगा। और गैस का कैसा नेचर होता है स्टूडेंट? कंप्रेसिबल नेचर। कंप्रेसिबल नेचर या कंप्रेस आप बोल सकते हैं, कंप्रेस नेचर का होता है गैस। गैस को हम कंप्रेस करते हैं। कैसे? मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। रसोई घर में आपके पास किचन में सिलेंडर होता है, मैक्सिमम उसके अंदर 42.4 या 42.6 लीटर गैस होती है। तो गैस कैसे कैसे भरी गई? वो गैस कैसे कैसे भरी गई? वो गैस कंप्रेस करके तो उसके अंदर भरी हुई है।
तो इसका मतलब गैस का नेचर कैसा है? गैस का नेचर कंप्रेसिबल नेचर है। ओके स्टूडेंट, होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं चीज बोलना चाह रहा हूं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का मतलब हमें बेस जानना होगा कि मैटर को कितनी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकली अगर क्लासीफाई करते हैं तो कितने टाइप से हो सकते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, क्यों ऐसा नेचर होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, फिर इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे होता है? गैस में। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स दूर 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 होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे वाले चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको पढ़ना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड के बारे में हम तो कम पढ़ेंगे, लेकिन लिक्विड गैस के बारे में सबसे ज्यादा वहां पे हमें जानना है। तो गैस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैस। मैं लिख देता हूं यहाँ पे लेस फोर्स, FOA लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैसेज मॉलिक्यूल्स एंड हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ओके, और केमिकली हम कितने टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट? केमिकली हम टाइप इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक हम इसको प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो प्योर है, प्योर सब्सटेंस, और एक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं मिक्सचर की फॉर्म में। ओके, अब प्योर सब्सटेंस में स्टूडेंट हमारे पास जो है, इसको भी हम टू टाइप से, मैटर को हम प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी हम टू कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो प्योर सब्सटेंस कैसा हो सकता है? वो प्योर सब्सटेंस, भाई वो प्योर जो सब्सटेंस है वो एलिमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है कोई एलिमेंट हो जो प्योर हो, और कंपाउंड की फॉर्म में भी हो सकता है। बोलिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एलिमेंट की फॉर्म में हो सकता है और कंपाउंड की फॉर्म में हो सकता है। एलिमेंट का मतलब, अब वो एलिमेंट जो है भाई वो कैसा हो सकता है आपके पास? वो एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब अकेला रहेगा जो, तो वो एलिमेंट किस तरह, एलिमेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो एलिमेंट मेटल की फॉर्म में हो सकता है, नॉन मेटल की फॉर्म में हो सकता है, और मेटलॉइड की फॉर्म में हो सकता है। क्योंकि एलिमेंट है अकेला, मेटलॉइड्स की फॉर्म में हो सकता है। ओके, अब मेटल आपके पास जो होते हैं स्टूडेंट, वो क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल को आप कैसे कैसे पहचानते हैं? क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है मेटल, नॉन मेटल, पीरियोडिक टेबल, जरा याद कीजिए। वही तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तभी तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो आपके पास है इस नाम से है कि आपको कुछ बेसिक आइडिया क्लास 10th में मिल जाता है। मेटल क्या होता है? देखिए, मैं आपके पास इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आपको बता देता हूँ। मेटल आपके पास स्टूडेंट जो हैं, जैसे आपके पास फर्स्ट ग्रुप के मेटल कौन कौन से होते हैं? सोडियम, एल्कली मेटल, लिथियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारे के सारे जो भी हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? जरा याद कीजिए, आपको अगर याद आए कि मेटल जो होते हैं कैसे होते हैं? साइनी नेचर के होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सॉन्डरेबल होते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? और इलेक्ट्रिसिटी, गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल कैसे होते हैं आपके पास? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैस सारी की सारी क्या होती हैं? नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितनी भी आपके पास है, आयोडीन को हटा दो, क्लोरीन, फ्लोरीन, और एक आपके पास नाइट्रोजन को लिख लो, ठीक है, और ऑक्सीजन को लिख लो। ये सारी की सारी कैसे हैं आपके पास? गैसेस। तो ये सारी की सारी आपके पास नॉन मेटल होती है। और मेटलॉइड क्या होता है स्टूडेंट? मेटलॉइड होता है आपके पास जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको बोला जाता है मेटलॉइड। ओके स्टूडेंट, तो ये एक जनरल आइडिया आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी बनाई जाती है। एलिमेंट क्या होता है? देखो, आपको दिख रहा होगा सोडियम अकेला है यहाँ पे, लिथियम अकेला, अकेला में किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए एलिमेंट है। और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड आपके पास होता है जैसे H2O, अभी एलिमेंट नहीं है, देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए, तो एक कंपाउंड को बना दिया इन्होंने। ओके, ये कंपाउंड को आप टू टाइप से कैटेगरी बना सकते हैं। एक कैटेगरी आप बनाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक कैटेगरी आप बनाएंगे इनऑर्गेनिक, और एक कैटेगरी आप बनाएंगे ऑर्गेनिक। मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक, ओके। देखिए, ऑर्गेनिक आपके पास स्टूडेंट क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब है जो लिविंग सिस्टम, प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और जो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको बोला जाता है आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, यहाँ पे मेटलॉइड के एग्जांपल आपको होपफुली पता होंगे, नहीं पता है अगर आपको तो आर्सेनिक, आप लोग अपनी पीरियोडिक टेबल उठाइए, आपको बहुत सारे यहाँ पे मेटलॉइड मिल जाएंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? मेटलॉइड्स हैं। और मैंने बोला ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। ये तो पेज हिल रहा है, ये प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स,
जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होते हैं वो इनऑर्गेनिक सिस्टम होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मिक्सचर की भी दो कैटेगरी हैं स्टूडेंट, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब, देखिए यहाँ थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब जो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। आप लोग पानी लीजिए, उसमें नींबू डाल दीजिए, क्या हो जाएंगे एक दूसरे में डिसॉल्व। आप लोग पानी लीजिए और पानी में आप लोग क्या कर दीजिए, मिट्टी का तेल मिला दो, वो भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के साथ डिसॉल्व। लेकिन आप पानी लेंगे और पानी में रेत मिलाएंगे तो क्या होगा, भी डिसॉल्व होगा नहीं। तो जो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर, और जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं उनको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट ये चार्ट आपको जो यहाँ पे जो छोटी सी समरी मैंने बताई है उसका मेन मोटो ये है कि मैटर क्या होता है और मैटर को कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, फिजिकली और केमिकली। फिजिकली क्या होता है, केमिकली क्या होता है, आपके सामने एक छोटा सा चार्ट मैंने रखा है। ये एक बेसिक नॉलेज है, एक बेसिक आइडिया है जिससे आपको आगे हेल्प मिलेगी। देखिए इसके बाद जो है थोड़ा सा आगे और चलते हैं और थोड़ा सा और बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। स्टूडेंट कुछ चीज़ें आती है आपके पास, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, मतलब उस टॉपिक को हम नाम देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी चलते चलते आपको इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्टूडेंट फर्स्ट जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मेटल की खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसको कहीं से लाते नहीं हम, वो मैटर के अंदर खुद होती है। जैसे मैटर का अपना कुछ टेम्परेचर हो सकता है, ओके, जैसे मैटर का अपना कुछ टाइम हो सकता है, कुछ लेंथ होती है। भाई ये टेबल अगर मेरे पास है, एक मैटर ही तो है, तो इसका अपना क्या है, एक लेंथ है, तो ये खुद की प्रॉपर्टी है उसकी, वो कहीं से लाया नहीं है उसको, ओके। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, ओन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो डेफिनेशन आपको नहीं यहाँ पे याद रखनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ यूनिट्स दिखाने वाला हूँ। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, क्या होती है आपके पास, हम ऐसा यूनिट का यूज करेंगे केल्विन। के का मतलब केल्विन, याद रखना ये आपके पास बहुत यूज आगे आपको करना है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, बहुत यूजफुल यूनिट है, ठीक है। मास की यूनिट आपके पास स्टूडेंट होती है किलोग्राम, ओके। आपके पास नेक्स्ट आती है आपके पास लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है आपके पास स्टूडेंट वो होती है मीटर। सीजीएम में आपके पास बोलते हैं सेंटीमीटर, तो हमें सीजीएम की बात नहीं करनी है, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम जो आपके पास होता है, तो सीजीएम की बात हम नहीं करेंगे, हम बात। तो लेंथ की जो आपके पास यूनिट होती है स्टूडेंट क्या होती है, मास, हाँ मीटर, सॉरी नॉट अ मास, मीटर, ठीक है, एम फॉर मीटर। और आपके पास टाइम, इसकी यूनिट आप यूज करेंगे यहाँ पे सेकंड। करंट, इसकी यूनिट आप यूज करेंगे एम्पियर। ए लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, ए एम पी लिख देता हूं, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट आप यूज करेंगे कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट आप यूज करेंगे मोल। तो स्टूडेंट सारी यूनिट, अगर मैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को छोड़ दूं, बाकी जितनी भी यूनिट है आपके पास यूज होने वाली हैं आगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाला है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो आप याद रखिएगा इसकी यूनिट होती है मोल। अब कुछ चीजें होती हैं स्टूडेंट, ये तो है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं स्टूडेंट, ये तो यूनिट फिक्स है कि इनकी यूनिट ये है। कुछ स्टूडेंट होती हैं डिराइव यूनिट्स, कि हम स्टूडेंट कैसे कैसे किसी की यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। तो डिराइव यूनिट आप कैसे कैसे डिराइव करेंगे, मैं एक दो आपको करके दिखाता हूँ। खुद आप जरा सा अपनी बुक को उठाना, आपको वहाँ पे डिराइव यूनिट्स दिखेंगे, आप उनको डिराइव करिए, ठीक है। डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं, जैसे आपके पास बोला कि भाई डेंसिटी है, डेंसिटी की यूनिट बताओ क्या होती है। तो देखिए डेंसिटी की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डिराइव करने के लिए हमें फॉर्मूला थोड़ा पता होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम जानते हैं कि जो मास है उसकी यूनिट क्या होती है भाई, मास की यूनिट मैंने देखा केजी, ठीक है, तो हम केजी का यूज करेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम की जो यूनिट होती है स्टूडेंट। किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं तो आपको पता होगा, वॉल्यूम निकालते हैं हम लीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। वॉल्यूम जो आपके पास है उसको हम कैसे कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम की जो, तो वॉल्यूम की लीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास यूनिट होती है यहाँ पे,
ओके, वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी। वॉल्यूम हमें ये ड्राइव करता है कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मैटर। ठीक है, मैटर ने कितना स्पेस को ऑक्यूपाई किया। तो वॉल्यूम को हम डिस्टेंस से या लेंथ से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस या लेंथ से एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए इसमें हम यूनिट जिसकी है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर क्यूब का यूज़ किया जाता है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे यूनिट इसकी हम मीटर क्यूब यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि वॉल्यूम को हम डिस्टेंस या लेंथ से एक्सप्रेस करते हैं। तो लेंथ की जो मैं यूनिट यूज़ कर रहा हूँ वो मीटर है, तो मीटर क्यूब का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये मीटर क्यूब मैंने नीचे यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपके पास, जब इस मीटर क्यूब को आप ऊपर ले जाएंगे तो देखिए मीटर नीचे 3 था, ये 3 आपके पास नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में बन जाएगा। तो kgm-3 इसकी डिराइव यूनिट है, ये डेंसिटी की डिराइव यूनिट है स्टूडेंट। ओके, ऐसी स्टूडेंट आपके पास कई यूनिट होती हैं। देखिए जैसे आपके पास फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट आपके पास भाई हमें पता है, फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ए फॉर एक्सेलरेशन पूरा लिख देते हैं, एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट आपके पास जो है मास की यूनिट तो हमें पता है कि मास की यूनिट हम केजी यूज करने वाले हैं। अब एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है, तो एक्सेलरेशन का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपके पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है आपके पास वो होती है मीटर सेकंड इनवर्स। देखिए कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तभी हम इसको निकाल पाएंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तब हम इसको निकाल सकते हैं। मीटर सेकंड इनवर्स, और टाइम की हमको पता है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो देखिए सेकंड के नीचे 1 है, समझ रहे हैं आप क्या है इसका मतलब, सेकंड के नीचे +1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1। एक -1 ऊपर है और एक -1 और जा रहा है, तो -1 कितना हो जाएगा -2। इसका मतलब जो यहाँ पे यूनिट बन रही है वो बन रही है ms-2, मीटर सेकंड -2। तो kg इंटू एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आई, ms-2, ठीक है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं kg ms-2, और kg ms-2 आपके पास स्टूडेंट होता है 1 न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन। तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर 1 न्यूटन लिखना चाहे तो 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्योंकि एक न्यूटन भी होती है। इस तरीके से आप यूनिट्स को डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे कि क्या मैं आपके पास बोलना चाह रहा हूँ। ये एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आपको छोटी सी छोटी बातों को समझना है, इसलिए आपके पास ये पार्ट मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज इसमें आप लोग बोर ना हो, ठीक है ना। ये आपके पास एक पार्ट है जो आपको सीखना ही सीखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टूडेंट, यहाँ पे ही हमारे पास कम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टारगेट होता है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, नोटेशन यहां से आपके पास कुछ चीजें नई स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए जो आपके पास पेपर में पूछी जाती हैं, अब यहां से स्टार्ट होने वाला है सब कुछ। साइंटिफिक नोटेशन, अब स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन आपके पास जो है, देखिए सपोज दैट मेरे पास कोई एक न्यूमेरिक टर्म दी हुई है 0.00004 मीटर, ये दी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले को, इस पूरी टर्म को याद रख पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब सपोज दैट किसी की रेडियस है ये, तो हम कितना याद रखेंगे, 0.00000, हो सकता है एक जीरो ज़्यादा बोल दें, हो सकता है एक जीरो कम बोल दें, ठीक है ना। तो हम इसको याद नहीं कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं, कि 10 की पावर में हम कितनी, ऊपर आपके पास 10 की पावर में माइनस लगाएं प्लस लगाएं, मतलब कि आपको भी मैं बताता हूं इसको कैसे कैसे लिखना है। देखिए उसके लिए आपको एक रूल आपको लिखना पड़ेगा आपके पास, कि कैसे कैसे आप इसको सिंपली याद करने के लिए। देखिए क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम इसको याद नहीं कर पाते। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में कैसे कैसे लिखेंगे, तो हम 10 की पावर में लिखते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए रूल कुछ ऐसा है स्टूडेंट, आपको रूल याद रखना है, इफ वी शिफ्ट डेसिमल towards right, if we shift decimal towards right, we subtract the power, we subtract the power। क्या मतलब है इसका, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम लास्ट टॉपिक करेंगे, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर का जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स राइट, इसको आप उल्टा कर देना, सेकंड रूल खुद बनाएंगे आप। इफ वी शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स लेफ्ट, वी ऐड द पावर, ये सेकंड रूल आपके पास आपका खुद बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ कैसे कैसे मेरा बोलने का क्या मीनिंग है। बोलने का मतलब ये है कि इफ वी शिफ्ट डेसिमल टूवर्ड्स राइट, अगर हम राइट की तरफ, इस तरफ को अगर डेसिमल को खिसकाते हैं, डेसिमल को ऑलवेज याद रखना जहाँ पे आपके पास पहला डिजिट होगा उसके बाद आपको लगाना है। पहला डिजिट कौन सा है, 4 है, यहाँ पे मिल रहा है हमें डेसिमल। तो कितना कितना भाई हमें कितना प्लेस करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 8 बार इस तरफ चलेंगे
तो कितना टाइम चले हम? 8 बार। 4 इंटू 10 की पावर, 10 की मैंने बोला था साइंटिफिक नोटेशन का मतलब कि हमें 10 की पावर में लिखना है, 10 पावर, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है? 10 की पावर में लिखना होता है। तो कैसे कैसे लिखेंगे? अगर हम राइट हैंड की तरफ गए, हमने पॉइंट को राइट हैंड की तरफ खिसकाया, तो कितना खिसकाया हमने? 8 टाइम खिसकाया। वो बोल रहा है कि पावर को क्या करना होता है? सबट्रैक्ट, मतलब आप ऊपर लगाएंगे माइनस, कितने टाइम आए? 8 टाइम्स। 8 प्लेस हम इस तरफ खिसके और राइट की तरफ खिसके, इसीलिए हमने 10 इनकी पावर माइनस 8 कर दिया। तो आप देखिए, इसको याद करना मुश्किल है, लेकिन इसको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखिए सपोज दैट आपके पास कुछ इस तरीके का है, 942.65 इंटू 10⁻⁴। तो फर्स्ट डिजिट हमारे पास जो डेसिमल के बाद है वो ये है, यही है फर्स्ट डिजिट। तो हम जब इसको इस तरफ खिसकाएंगे, देखिए ये होगा 9.4265 इंटू 10 की पावर 4 पहले थी, 4 पहले थी, उस पर नहीं छेड़ना। अब आप ये देखिए, आपने डेसिमल को राइट में खिसकाया या लेफ्ट में खिसकाया? आपने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में खिसकाया है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने प्लेस? 2 प्लेस। तो अगर राइट में जाने पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लेफ्ट में जाने पे क्या करेंगे? ऐड। 4 + 2 6, मतलब 9.4265 इंटू 10⁻⁶। आपको आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ये चीज बहुत काम आएगा। ओके, एक और एग्जांपल को मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट ये है मेरे पास 0.0096 इंटू 10⁻⁻⁴। भाई फर्स्ट डिजिट कौन सा है? ये रहा। तो फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 9.6, भाई कितना प्लेस चले हम? 1 2 3 प्लेस चले हम। कहाँ चले? लेफ्ट में कि राइट में? हम चले राइट हैंड की तरफ, राइट की तरफ जा रहे हैं। राइट में तो मिल रहा है हमें पहला डिजिट, तो राइट में जा रहे हैं। पावर को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। तो 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴, कितना प्लेस? 3 बार, तो -3। तो 9.6 इंटू 10⁻, मल्टीप्लाई में पावर और क्या ऑलवेज क्या हो जाती है? ऐड। तो -4 इंटू -3 क्या हो जाती है? -7। क्या हो जाएगा? -7। तो ये वैल्यूज जो मैंने बोला, याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 10 की पावर में वैल्यूज को याद करना थोड़ा सा आसान होता है। अब हमें वैल्यूज याद तो नहीं करनी है, बट लेकिन हमारे पास जब हम न्यूमेरिकल को करेंगे तो 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट को लगाना पड़ता है, इसीलिए हमें इनको स्टूडेंट सीखना पड़ेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे क्या साइंटिफिक नोटेशन होता है। इससे पहले का जो पार्ट था बिल्कुल बेसिक पार्ट है, और जो आपके पास अब स्टार्ट होने वाला जो पार्ट है वो आप लोगों के काम आगे आने वाला है। एक तो यूनिट आप याद रखें, डिराइव यूनिट कैसे कैसे करेंगे, और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा आपसे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, और आपके पास मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।